गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम टू अवर चैनल जीएसटी वाले। और जीएसटी वाले चैनल इसलिए खोला गया है, मैंने इसलिए खोला है कि इसमें जीएसटी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊं। जीएसटी में क्या क्या हमारे एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये जीएसटी वाले चैनल में के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जीएसटी जो भी डील कर रहा है, इवन जो अकाउंट कर रहा है, इवन जो डिपार्टमेंट का आदमी है, या आप कह सकते हो कि कोई अकाउंटेंट और इवन द बिजनेसमैन, यू शुड नो ऑल this information regarding that, because this is a very serious type of information which everybody should know it. So today we are going to discuss offenses under the GST Act, and because of that offenses they committed, then they are liable to some penalties and prosecution. So Section 22 to Section 38 of the CGST Act says about offenses and their impact. Their impact means penalty and prosecution. तो इसमें हमारा क्या क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे आज के वीडियो में कि ऑफेंसेस क्या क्या आ सकते हैं। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंदर हमारे 21 ऑफेंसेस बताएं। अगर ये ऑफेंसेस होंगे तो आपका पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन हो सकता है। वो ऑफेंसेस क्या होंगे वो आपको देखने हैं, तो हम वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारे ऑफेंसेस क्या हैं। अगर आप देखें हमारे ये ऑफेंसेस क्या हैं, देखिए आप चेक करके देखें तो हमारे ऑफेंसेस में सबसे पहला ऑफेंसेस आता है जो कि डीलर, जो जीएसटी डीलर है, जीएसटी डीलर के थ्रू किया जाता है, वो ऑफेंस आता है हमारा। जीएसटी डीलर के थ्रू क्या किया जाता है? इशुएंस ऑफ इम्प्रॉपर इनवॉइस अगेंस्ट सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज। इम्प्रॉपर एडवाइस इनवॉइस दे दी, सपोज 5% में गुड्स बेचा और 15% की या 18% की और या 28% की इनवॉइस उसने बना दी। इम्प्रॉपर इनवॉइस से आपको ये ऑफेंस है। दिस इज वन टाइप ऑफ ऑफेंस, द इम्पैक्ट ऑफ विच कैन बी वेरी सीवियर। सो हमें ये ऑफेंस से बचना चाहिए कि हमें इम्प्रॉपर इनवॉइस नहीं बनानी है, प्रॉपर इनवॉइस बनानी है जीएसटी की। यानी जो हमारी जीएसटी की टैक्स इनवॉइस होती है वो हमें प्रॉपर ही बनानी है। ये आपको चीज को ध्यान रखना है। अब समटाइम क्या होता है कि फॉर द टेकिंग सम एडवांटेज, सम डीलर्स व्हाट दे डू विथ नॉर्मली इशू इनवॉइसेस बट डू नॉट सप्लाई एनी गुड। यानी इनवॉइस तो दे दी लेकिन फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स डिलीवर नहीं हुए, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। तो ये चीजें हो सकती है जो कि हमें नहीं करनी है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑफेंस। आप अगर इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो इनवॉइस तभी इशू करेंगे जब आपने सप्लाई कर दी हो या सर्विस प्रोवाइड कर दी हो। ये चीज देखना है। ओरिजिनल सप्लाई के अगेंस्ट में करना है। बोगस यानी बोगस इनवॉइस नहीं आपको इशू करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सम टाइम क्या होता है, ये भी आजकल देखा जा रहा है, जो थर्ड पार्टी का जीएसटी नंबर लेके बोगस रिटर्न्स भर देते हैं, वो भी नहीं करना। दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लेमैन के लिए आपको बोगस रिटर्न भी नहीं बनी। बोगस इनवॉइस की बात में बात की थी मैंने, साथ साथ बोगस रिटर्न भी नहीं आपको भरनी थी। ये चीज ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान करना, जब भी आप जीएसटी के अंदर एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, जीएसटी में जब भी आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, इनरोल करते हो आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना था। और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस टाइम पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन, दैट शुड नॉट बी रॉन्ग एंड दैट शुड नॉट बी मिसलीडिंग टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखना है आपको। ये भी वन टाइप ऑफ ऑफेंस है। तो ये देखिए आप कौन कौन से मैं बात कर रहा हूँ, मिसलीडिंग एंड
wrong. No misleading, no wrong information to the GST department ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ये चीज आपको ध्यान रखना है. अब समटाइम क्या होती है, क्या करते हैं जो बिजनेसमैन जो करते हैं, क्या करते हैं, समटाइम दे फाइल फॉल्स रिटर्न्स. फॉल्स रिटर्न को फाइल करना भी एक तरह से विद मिसलीडिंग और रॉन्ग इंफॉर्मेशन. अगर आप मिसलीडिंग और रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड ए फॉल्स रिटर्न, यानी आपकी रिटर्न गलत है. अगर आपकी रिटर्न गलत है तो आपको ऑफेंस का भागीदार माना जाएगा. आपने रिटर्न सही नहीं भरी है, क्योंकि रिटर्न्स इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, सारी रिटर्न कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड. रिटर्न के बारे में बताया था, GSTR 1 होती है, 2 और ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड होती है, और साथ में GSTR 3 भी. 1 भरेंगे, 1 का इम्पैक्ट 2 किसी के 2 में आएगा, और वो 3 भी से रिकनसाइल होगा. तो ये तरह रिकनसिलेशन करके, तो यानी सारी इंटरकनेक्टेड है. तो आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिटर्न में नहीं देनी. ये चीज आपको ध्यान रखने हैं. और नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंसेस, असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है, उसके अंदर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, या अथॉरिटी को दैट कॉर्पोरेशन नहीं दिया, यानी कॉर्पोरेट नहीं किया अथॉरिटी के साथ. असेसमेंट के टाइम आपको जो जो इंफॉर्मेशन जीएसटी अथॉरिटी मांगेगा, जीएसटी अथॉरिटी ने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी, उस इंफॉर्मेशन का क्या देना है, राइट इंफॉर्मेशन देनी है आपने, और साथ साथ कॉर्पोरेट भी करना है. उसके कॉर्पोरेट भी करना है, कॉर्पोरेट भी करना है किसके साथ, जीएसटी अथॉरिटीज के साथ. जो भी आपके पास आता है उसके साथ कॉर्पोरेट करना है. ये चीज ध्यान रखें. ये दिस इज ऑल्सो called a type of offense. Actually we have 21 offenses in GST under section 22 subsection 1. तो उसमें से this is the one type of an offense. And अगला offense की जो जिम्मेदारी आती है बेसिकली बिजनेसमैन के ऊपर, जो पैसा तो काट लेते हैं लेकिन रिटर्न और पैसा नहीं भरते, यानी फेलियर टू सबमिट जीएसटी रिटर्न विद द गवर्नमेंट दैट वाज डिडक्टेड बाय हिम एंड विद इन गिवन क्वार्टर, विद इन मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिडक्शन. ये ध्यान रखना. यानी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है. रिटर्न कंपलसरी भरना क्यों है बताइए. अभी मैंने पीछे बताया आपको, रिटर्न भरना कंपलसरी इसलिए है आपको क्योंकि ये सारी की सारी इंटरकनेक्टेड रिटर्न्स हैं. अगर एक आप नहीं भरोगे तो दूसरे का नहीं होगा, दूसरा क्रेडिट नहीं ले पाएगा, पेमेंट नहीं हो पाएगी. तो ये बहुत के आपकी प्रॉब्लम पे कर सकती है. और एक चीज और, टैक्स पेपर इज लायबल टू पे TDS deducted in contravention of the provision of GST within 3 months from the date of such deduction. आपको पता है इसमें TDS का प्रोविजन है GST के अंदर. अगर आप GST का मतलब TDS डिडक्ट किया है और विद इन 3 मंथ डेट ऑफ डिडक्शन का TDS नहीं किया, दिस false deducted TDS has to be submitted within the prescribed time or else it would be taken an offense. ये हमारा ऑफेंस है, ये आपको ध्यान रखना. ये भी प्रोविजन आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से रखना है. ये भी एक तरह का ऑफेंस है जीएसटी के अंदर. आपने फॉल्स या फ्रॉडुलेंट वे में जीएसटी रिफंड, सीजीएसटी का हो चाहे एसजीएसटी का हो, आपने क्लेम किया तो वो क्या होगा, आपका एक ऑफेंस होगा. क्लेम एंड ऑब्टेन ए रिफंड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दिस इज एन ऑफेंस. समटाइम व्हाट यू डू, you claim input tax credit without the actual receipt of goods or services. अभी ऊपर बताया था लास्ट में मैंने कि आपने गुड्स और सर्विस तो रिसीव नहीं करी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इनवॉइस में आपने ले लिया और उसके बेस पे आपने रिटर्न भरना स्टार्ट कर दिया. दिस इज एन ऑफेंस. जब तक आपके गुड्स और सर्विस नहीं है लाती तो आप कैसे करेंगे, कैसे ले लेंगे टीसी वगैरह. तो ये आपका लिए एक ऑफेंस है, इसको ध्यान रखना है आपको. और another offense is claiming input tax credit without the actual receipt of goods or service. अब इससे पहले वाला क्या था, ध्यान से देखिए, claiming input tax credit without the actual receipt of goods and service and claiming input tax credit without the actual receipt of goods. ये डबलिंग हो गई है, कोई बात नहीं.
ये इसमें सेम जो पीछे दिया था वही है ये। और नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस है इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड बिल्स। आपको पता है जब भी आप ट्रांसफर करते हैं पुलिस वाले खड़े होते हैं भाई रास्ते में, जो भी हम ट्रांसफर करते हैं पुलिस वाले होते हैं सारे, तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड बिल्स देना है आपको। नहीं देंगे तो आपको दुविधा में पड़ सकते हैं आप, आपको ये देना ही देना है। अब कहीं आपको इस गुड जीएसटी के अंदर ये दो चीजें होती हैं हमारा, एक होता है देखो सीजर और एक होता है हमारा कॉन्फिस्केशन। सीजर के बाद में हम माल को आपने सीज कर लिया, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर्टी किसकी है, ऑनर की यानी बिजनेसमैन की। लेकिन जब कॉन्फिस्केशन हो जाता है तो यानी ऑनरशिप भी कहाँ चले जाती है, गवर्नमेंट के। ऑनरशिप भी जब गवर्नमेंट के बाद चले गई तो हाउ कैन यू सेल दिस, यू हैव नो राइट टू सेल दिस टू एनीबडी। इफ यू डू दिस टाइप ऑफ डिफॉल्ट यू आर अंडर गवर्नमेंट रडार। तो गुड्स आपने जो कन्फिस्केटेड गुड्स हैं उसको सप्लाई कर दी तो यू आर डूइंग एन ऑफेंस। तो ये ऑफेंस आपको नहीं करना है। एक तो आपको सप्लाई नहीं करना किसी को, दूसरा उसके टेम्परिंग भी नहीं करनी है, डिस्ट्रॉय और टेम्परिंग नहीं करनी है आपको। इसमें गुड्स जो भी हमने कन्फिस्केटेड कर रखा है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट मीन्स जीएसटी अथॉरिटी, यहाँ पे जीएसटी अथॉरिटी मीन्स ऑल्सो गवर्नमेंट यू कैन से। और कभी कभी क्या करते हैं आपकी लिमिट का क्रॉस कर जाती है, 20 लाख की लिमिट थी, अपने बोला नहीं 20 लाख तक तो हम जीएसटी नंबर नहीं लेंगे, जैसे आपकी 50 लाख की लिमिट चल रही है। कभी कभी होता है, अभी क्या करते हैं जैसे आप देखना होगा ITR में 44 AD भर रहे हैं और उसमें आपने आपकी सेल्स दिखा दी 30 लाख हो या 40 लाख 50 लाख, तो वहीं से आप पकड़ में आ जाओगे क्योंकि सेल ही आपने यहाँ दिखा दी, क्योंकि 20 लाख के ऊपर तो जीएसटी लग जाती है भाई। तो यानी जीएसटी का अगर रजिस्टर मैंडेटरी है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने हैं दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। रजिस्ट्रेशन जरूरी है जब भी आप अब लिमिट में आ जाते हैं, आपके सीलिंग के अंदर आ जाते हैं। अब कभी कभी पता है आपको टीसीएस कलेक्ट करने की भी जिम्मेवारी होती है, तो अगर हम टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं या रिफ्रेन फ्रॉम कलेक्टेड, टीसीएस जो होता है उसकी भी आपको ऑफेंस के अंदर आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब डू नॉट डिडक्ट एप्लीकेबल टीडीएस और डिडक्ट टीडीएस लेसर देन द एप्लीकेबल टीडीएस, ये भी दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। आप जो टीडीएस है या तो आप कर ही नहीं रहे हैं, अगर टीडीएस कर रहे हैं तो कम रेट पे कर रहे हैं या कम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑफेंस। तो ये आपको इससे बचना चाहिए। इससे ऑफेंस होगा तो पेनल्टी लगेंगी, पेनल्टी भी हो सकती है, साथ साथ में जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट यानी जेल हो सकती है, जेल। इसके अंदर जीएसटी में है, चार्जशीट फाइल करता है सीनियर ऑफिसर और चार्जशीट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट से जाके आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट ले आते हैं। सम टाइम क्या होता है अरेस्ट वारंट को सीवियर ऑफेंस में भी अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती और बेल भी नहीं होती, ऐसे भी बहुत ही केसेस है, लेकिन ये मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। अभी सिंपली हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर ए लेमैन बिजनेसमैन। अब अगला है हमारा जैसे इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट और डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ लॉ बीइंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आपने पीछे जीएसटी नहीं दिया लेकिन आगे आप जीएसटी ट्रांसफर करें, यानी उसके बेस पे आपसे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तो जब तक आपके पास आया नहीं तब तक आगे दे नहीं सकते, जब तक आपके पास आया नहीं तब तक आगे दे नहीं सकते, जब तक आपके पास आया नहीं आगे दे नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना आपको, आप जब तक पीछे पे नहीं करेंगे तो आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। पेमेंट अब इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया, जो ल्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल इनटू टैक्स एविडेंस स्कीम में एज वेल एज द क्रिएटिंग एन हिंड्रेंस फॉर टैक्स ऑफिसर, तो आपने बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट
प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो, और गवर्नमेंट ऑफिशियल ने टैक्स एवेडिंग कर रहे हैं स्कीम के अंदर, और साथ साथ टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए, जो हमारे जीएसटी अथॉरिटीज़ के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वो भी एक तरह का आपके लिए ऑफेंस है। इसका बहुत डिटेल में चैप्टर बनता है, जो इसके बारे में मैं आपको 10 मिनट बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, 10 मिनट्स का टाइम एक इसके लिए नहीं देना। अभी मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ और ऊपर से बता रहा हूँ कि ये ऑफेंसेस होंगे जिससे पेनल्टी हो सकती है। अब एब्सटेनिंग फ्रॉम डिटेल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत जरूरी है। आपके बताया मैंडेटरी रिकॉर्ड्स हैं किसके अंदर, जीएसटी के अंदर मैंडेटरी रिकॉर्ड्स। अगर वो मैंडेटरी रिकॉर्ड्स आप नहीं बनाते हैं तो यू आर डूइंग एन ऑफेंस। तो ये चीज़ से बचना है आपको। एक चीज़ और आपको पता है कि कोई पकड़ने आ रहा हो, आप एविडेंस डिस्ट्रॉय करें, तो डिस्ट्रॉइंग एनी एविडेंस लीडिंग टू कन्विक्शन, अगर कोई इंटेंशनली करता है ऐसा काम, डिस्ट्रॉय करता है एविडेंस जो कन्विक्शन से रिलेटेड है, तो वो ऑफेंस कर रहा है। वो ऑफेंस भी बहुत सीवियर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये मैंने 21 आपको मैंने बता दिया, 21 ऑफेंसेस बताए मैंने। 21 ऑफेंसेस से क्या पेनल्टी हो सकती है, जेल टर्म हो सकता है, क्या है सारा का सारा। देखो आपका ये सिंपल है। मैं अभी रजिस्टर्ड डीलर की बात कर रहा हूँ। टैक्स अमाउंट जैसे जीएसटी अमाउंट इन्वॉल्व है 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो प्रोसिक्यूशन 1 साल की हो सकती है। 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो पेनल्टी 3 साल तक की हो सकती है। पेनल्टी मतलब जेल, ये इम्प्रिजमेंट जेल, प्रोसिक्यूशन 3 साल का हो सकता है। और 5 करोड़ से ऊपर का है तो आपको जेल टर्म 5 इयर्स का भी हो सकता है। फाइन सब में लगेगा, फाइन सब में लगेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें 2 तरह का होता है, एक अनइंटेंशनल एरर हो जाती है गलती से, और एक जानबूझ के आदमी करता है। जो गलती से करता है इंटेंशनल एरर, उसके अंदर 10% पेनल्टी और 10,000 रुपये मिनिमम लगती है। और इसमें जो इंटेंशनली करता है, डेलिब्रेट करता है, उसमें 100% ऑफ जीएसटी पेनल्टी होती है। इंटेंशनल fraud found guilty of being party to activities like tax evasion, short deduction et extra monetary punishment equivalent to the amount of tax evaded, यानी 100% of GST evaded and short deductions। अगर 100 आपको 100 रुपये कलेक्ट करने थे, आप 60 रुपये ही कर रहे हैं, 60 रुपये का ही कर रहे हैं जो, या 60 रुपये के भर रहे हैं, तो ये 40 रुपये जो बच गए हैं ना, 40 रुपये तक आपका हो सकता है। और मिनिमम को वही, उस मिनिमम को तो कम से 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, 10,000 से कम तो लगना ही नहीं लगना, ये ध्यान रखना है आपको। जो अनइंटेंशनल के लिए 10% ऑफ टैक्स इवेजन और इंटेंशनल के लिए 100% ऑफ टैक्स इवेजन, ये ध्यान रखना है। कुछ होते हैं हमारे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, उनके लिए भी कुछ ऑफेंसेस होते हैं। वो सारे जो मैंने सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के जो मैंने बताए थे, वो सारे जो मैंने बताए हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए यानी रजिस्टर्ड डीलर के लिए होते हैं। कुछ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको भी लग सकता है। यानी आप जीएसटी के दायरे में नहीं हैं तो ये नहीं है मतलब कि आपको ऑफेंस नहीं माना जाए, आपका किया हुआ कोई ऑफेंस नहीं माना, कोई ऑफेंस माना जा सकता है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में आ रहे हैं आप, यानी किसी के मतलब जो जीएसटी वाला है, मतलब अपना डीलर है, उसके साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं, यानी कुछ रॉन्गफुल काम कर रहे हैं, तो विलिंगली जो भी करते हैं अगेंस्ट द जीएसटी नॉर्म्स एंड प्रोसेस एक्वायर्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, fail to issue genuine invoice against the service goods used by him, fails to validate or testify the transaction part of his account books, यानी उसके अकाउंट बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको वैलिडेट नहीं करते हैं। यानी कभी कभी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो अगर वो आप वैलिडेट नहीं करते हैं तो वो भी दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एन ऑफेंस। फेलियर टू अपीयर ऑन समन, अगर समन इशू हुआ है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अगर समन के अगर में पेश नहीं होता है, अपना पेश नहीं होता, तो वो भी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑफेंस। अब पेनल्टी फॉर
नॉन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या होगी? जीएसटी नॉर्म्स के अंदर इवन द नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने कहा था वो इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, वो द पार्टनर द अबव प्रैक्टिस अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज, और इन एडिशन टू दिस फिक्स अमाउंट टैक्स इवेजन और टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इंक्लूड्स, उसमें इंटेंशनल इवेजन के लिए क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी जितने 50 लाख से ज़्यादा आपने किया तो 1 लाख का, इसमें देखो उल्टा कम हो रहा है, 50 से 1 लाख के बीच में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 3 साल का जेल, और 1 करोड़ से ऊपर के लिए 5 साल तक का जेल हो सकता है अगर टैक्स आपने इवेड किया है। यहाँ पे इवेड करने का क्या है? यहाँ पे इवेड हुआ है आपका, नॉन रजिस्टर्ड वाले ने 50 लाख का किया है, यहाँ पे इवेड किया है 1 करोड़, आधे करोड़ से 1 करोड़ का, और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का ये होता है हमारा 3 साल का टर्म, इसमें होता है हमारा, इसमें 3 साल का, इसमें 5 साल का, और इसमें 1 साल का, 1 साल 3 साल 5 साल। ये पेनल्टी है किसके लिए? नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए। प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं टैक्स अथॉरिटीज के? सबसे पहले तो क्या करेंगे वो? सबसे पहले आपको शो कॉज नोटिस भेज देते हैं। देखो कभी भी उन्हें लैप्स दिखेगा, शो कॉज नोटिस मस्ट बी इशूड अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन, और उसमें सफिशिएंट टाइम भी दिया होना चाहिए उसको रिवर्ट बैक करने के लिए। सफिशिएंट टाइम बिल्कुल देगा, ये प्रोटोकॉल है, इसके बिना नहीं चलेंगे। प्रोटोकॉल होता है किसी चीज़ का करने का, जवाब बनाने का भी टाइम चाहिए भाई। और जो भी इन्वेस्टिगेशन बॉडी है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि इसका इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी एज वेल एज द नेचर ऑफ ऑफेंस कमिटेड। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बाद ही आप पे पेनल्टी लग सकती है। यानी आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, टैक्स अथॉरिटी जस्टिफाई नहीं कर पाए तो नहीं लगेगी आपको। अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये जीएसटी के जो प्रोविजन होते हैं एम्पावर करते हैं टैक्स अथॉरिटीज को टू रिड्यूस पेनल्टी फॉर हुम, जो विलफुल विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर पता है आपको, जो सचेत करता है इन ए सिनेरियो जब टैक्सेबल पर्सन इंटेंशनली डिस्क्लोज ए ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, यानी विसल ब्लोअर है वो, इट इज विद इन द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अदरवाइज तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसमें क्या, जब सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि उसने चोरी किया है, इवेड किया है, तो दैट इन दैट केस अथॉरिटी हैज द पावर टू रिड्यूस हिज और हर पेनल्टी, ये ध्यान रखना है। अब प्रोसिक्यूशन कैसे होता है, किस किस कंडीशन में प्रोसिक्यूशन होता है, मैंने बताया कुछ ऑफेंसेस होते हैं इतने सीवियर नहीं होते और कुछ ऑफेंस इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं। वो जो ज़्यादा सीवियर ऑफेंसेस हैं उसमें तो जेल होती ही होती है। दैट इज कॉल्ड, देखो दो हैं, एक सिविल क्राइम, एक है क्रिमिनल क्राइम, मतलब सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। तो सिविल वाले के लिए तो हो भी सकता है कि आपका उसमें टल जाए पेनल्टी से, लेकिन जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके अंदर आपको जेल होगी। तो इसमें देखो क्या है, इसमें पहली है हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फ्रॉडुलेंट मीन टू क्लेम रिफंड तो बहुत, अगर आपने फ्रॉडुलेंट रिफंड क्लेम कर दिया है तो आपको बिल्कुल पेनल्टी लगा देंगे। वो फेक डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए रिटर्न के लिए तभी भी लगा देंगे, डमी इनवॉइसेस लगा दी विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, ये 1 2 3, और डमी इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट देम, एन इश्यू ऑफ डमी इनवॉइसेस विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट देम, ठीक है। और एनी डिस्क्रिमिनेंसी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, सीजर, सर्च एंड सीजर अंडर जीएसटी, ये 4 हमारे खतरनाक होते हैं। रिफंड वाला, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में गलत, डमी इनवॉइसेस यानी फेक इनवॉइसेस करना इशू, और दूसरा सर्च सीजर और इंस्पेक्शन में कुछ भी डिस्क्रिमिनेंसी मिलती है, अगर सर्च की प्रोसीजर और सीजर का प्रोसीजर लग जाता है तो उस केस में भी ये आपके सीवियर ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए आपको पेनल्टी जेल टर्म जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर जॉइंट कमीशन ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रूफ है रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कि उसने डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया है टू इवेट जीएसटी और क्लेम एक्सेसिव इनपुट टैक्स
then he can issue a notice as well and order GST to officer to find the whereabouts of the concerned tax evader. यहाँ तक कि whereabouts पूरा चेक करवा सकता है कौन, जॉइंट कमिश्नर ऑफ GST, इशू का GST वालों को बोल सकता है कि क्या ऑफिसर्स को बोल सकता है जाओ इनके वेयर अबाउट चेक करो, इनका पूरा अच्छी तरह चेक करो. ये पावर है जॉइंट कमिश्नर के बाद. इवन द जॉइंट कमिश्नर हैज द पावर टू ऑर्डर ए सर्च कम सीजर proceeding across all registered properties and location of the taxable person who may be supposedly concealing goods or some important documents. अगर आप उनको लग गया कि ये डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर की तो सारी की सारी प्रॉपर्टी को सर्च लगाओ और सीजर भी कर दो, फिर बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे अच्छी तरह. तो ये तो 4 तो मैंने बताया सीवियर हैं, 4 हमारे सीवियर क्राइम है, सीवियर मतलब ऑफेंसेस है, उसके लिए जेल होती है. और जॉइंट कमिश्नर की पावर बता दी, वो सर्च सीजर कर सकता है और उसके साथ वेयर अबाउट भी देख सकता है. और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जहाँ जहाँ उसने डेलिबरेटरी इवेशन किया है उस केस में. अपील, किसी भी केस में आपका अपील का राइट नहीं जा सकता. अपील का राइट हमें संविधान ने दिया, हमें संविधान ने हमें अपील करने का दिया. अपील हाई कोर्ट में तक जाएगी, अपील हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड तक जाएगी, अपील अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे हम अपील में. देखो ये हाई कोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट अपील, फर्स्ट अपीलेट सब चीज़ ये हमारे सेक्शन 109 और 1110 ऑफ द CGST एक्ट और सेक्शन 1111 और 116 ये सारा. वैसे ये मैं बताता हूँ आपके जो टोटल जो हमारा पेनल्टी ऑफेंसिस पेनल्टी में जो सेक्शन है 122 से लेके 138 है. अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे. ये इसी के अंदर हमारे इससे पहले कुछ हमारे अपील वाले सब प्रोविजन है, 109 से स्टार्ट होते हैं 116 तक. तो ये अपील के भी प्रोविजन इसके अंदर. अब इसकी अंदर ही बताता हूँ. अपील के अंदर अनइंटेंशनल अटेम्प्ट टू अवॉइड पेइंग और शॉर्ट डिडक्टिंग टैक्सेस विल अट्रैक्ट एन विजिलेंट आई ऑफ द अथॉरिटी. कभी एक बार क्राइम कर दिया तो आपके अगेंस्ट में वो कैमरा लग जाएगा, स्कैनर लग जाएगा, ये ध्यान रखना है. और GST हैज द राइट टू अपील कैन बी इन्वोक अगेंस्ट द डिपोजिशन ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैन बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस एज कुड कॉज ए ह्यूज डेंट इन द वर्किंग कैपिटल. उनके पैसे कम पड़ जाते हैं, वो पूरा अमाउंट जमा करवा के करवाते हैं अपील, तो थोड़ा ये दिक्कत है. अब अपील करते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है. जब भी अक्यूज मैंडेटरीली फाइल अपील करता है, मैंडेटरी फाइल एन अपील इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एज वेल एज डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीस बिफोर अपीलिंग. द फीस कंप्राइजेज ऑफ फुल अमाउंट ऑफ टैक्स भी होगा, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट. अगर जो डिस्प्यूट करा उसका 10% अमाउंट तो करवाएगा. एंड ऑफिसर ऑफ GST कमीशन फ्री में करवा लेगा अपील, अगर उसे अपील करनी है. अगर आप नीचे लोअर में फर्स्ट अपीलेट में जीत गए या हाई कोर्ट में जीत गए तो ऊपर जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपील कर सकता है. उसको तो देखो यहाँ पे जमा करवाना पड़ रहा है पैसा, किसको, रजिस्टर्ड डीलर को, और ये फ्री में ही अपील कर सकता है. कौन, अथॉरिटी. तो अथॉरिटी की पावर है. ये हमने बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन, मैंने क्या बताया आपको, प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस. सबसे पहले तो मैंने ऑफेंसेस बताया आपको. कितने ऑफेंसेस बताए, 21 ऑफेंस होते हैं. और इसमें एक मैंने बताया था 4 सीवियर होते हैं. 4 सीवियर के तो सीधा जेल ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना. और 21 ऑफेंस जो होते हैं उसकी वैसे मैंने बताया था कि क्या मतलब एक मैंने नॉन रजिस्टर्ड वालों के लिए भी बताया, रजिस्टर्ड वालों को तो सबके लिए है ही, नॉन रजिस्टर्ड के लिए बारे में भी बता दिया मैंने आपको. और इसके अंदर मैंने बताया जैसे 1 से 2 करोड़ के बीच में 1 साल का टर्म अपना आपका, जैसे 2 से 5 में करोड़ के बीच में 3 साल का टर्म जेल होती है. 5 से ऊपर वाले को 5 करोड़ से ऊपर वाले को 5 टर्म की जेल होती है. और नॉन रजिस्टर्ड वाले मैंने देखा था 50 लाख से 1 लाख में 1 साल, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ मतलब 3 साल, और आगे उसके ऊपर 2 करोड़ से ऊपर 5 साल. ये चीज़ मैंने बेसिक बोला. और ऑफेंसेस में मोटे मोटे ऑफेंसेस सीधा से याद रख लो. अब ये जो आपको नहीं करने, क्या नहीं करने आपको, तो बोगस इनवॉइस से बिल्कुल नहीं बनानी है आपको. आजकल का ये पैटर्न बन गया, एक तरह का फैशन बन गया, बोगस इनवॉइस बना देते हैं, एक दूसरे के आगे चरखा चलाते रहते हैं. वो मतलब एक की टोपी उसके सर में, उसकी टोपी उसके सर में, ऐसा आपको नहीं करना है.
अगर जब तक आप गुड सप्लाई ना करें तब तक आप इनवॉइस इशू ना करें। इनवॉइस इशू करेंगे, अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट करता है तो गुड्स एक्चुअली में आने चाहिए, गुड्स एक्चुअली में नहीं आ रहे, खाली इनवॉइस से काम चल रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करके काम चला रहे हैं, तो यानी गलत है। इसमें जीएसटी अथॉरिटी बहुत ही विजिलेंट है, तो इसलिए जीएसटी अथॉरिटी को ध्यान रखें। आज की डेट में जिसको भी प्रॉब्लम है जीएसटी अथॉरिटी से हो रही है, इवन आपने देखा होगा पीछे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए को भी जीएसटी अथॉरिटी ने अरेस्ट किया था, जिसमें बीच में आपको पता चला होगा कि एक तरह से सभी लोगों ने बगावत टाइप की कर दी थी, एक तरह से आंदोलन करना शुरू कर दिया था उन्होंने कि जीएसटी अथॉरिटी हमें सीए को नहीं कर सकती, स्मॉल साइंस पे, स्मॉल सिग्नेचर पे, या हमने रिटर्न फाइल की उसके बाद नहीं कर सकती। लेकिन जीएसटी वालों के अपने अथॉरिटीज़ के अपने व्यूज़ थे। उनके व्यूज़ ये था कि एक्चुअली ये मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको एक तरह से रास्ता बताते हैं किस तरह से कंसीलमेंट किया जाए, किस तरह से इवेजन किया जाए, लेकिन ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑफेंसेस ना करें, जीएसटी को प्रॉपरली भरें और जीएसटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आपको पता चले, और एक अच्छा सा एडवाइज़र हायर करें। अगर आपका एडवाइज़र नहीं है, अच्छा सा एडवाइज़र, आपका जो भी एडवाइज़र हो, एडवोकेट भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, कोई एक वेल नोन प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, तो ये चीज़ें हायर करके आप मतलब ये जीएसटी में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी के ऑफेंसेस के बारे में नॉलेज होना, क्योंकि ऑफेंसेस करेंगे तो आपको पेनल्टी और जेल टर्म होगा। जेल टर्म बहुत ही दुखद होता है। समटाइम क्या होता है कि आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बन जाता है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस केस में अपना आपको बेल मिलने वाली है, और कभी समटाइम क्या होता है कि और अरेस्ट वारंट के बिना ही अरेस्ट कर लेता, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, बिना मजिस्ट्रेट के कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है जेल वाली टर्म की। तो पेनल्टीज हो सकती है लेकिन जेल नहीं हो सकती। जेल के लिए मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार मैं आपके पास आऊँगा जीएसटी का इजी का सेक्शन वाइज, सेक्शन 22 में 22(1) में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। वो लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि हर सेक्शन को अलग अलग से देखेंगे। उसमें 21(1) के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि 22(1) मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ये 21 ऑफेंसेस हैं जिसमें 4 सीवियर होते हैं। अगर ये ऑफेंस करेंगे तो आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन होगा। ये चीज़ हम आगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तब तक के लिए हम देखते हैं कि आप इसको क्लास को एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। जो मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए उस पॉइंट को अच्छी तरह देख लीजिए, और इस पॉइंट को देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। जो गलती आप करते आ रहे हैं, अगर देख के आपको पता चलता है कि गलती है और वो गलती को सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अगर आप गलती की है उसकी मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह दे के आप इसका निपटारा कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय, हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड।